नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद अमित सर में हार्दिक स्वागत है। आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ नॉलेज को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहला पॉइंट है टॉपिक का लैंड कि जो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अर्थ की जो अपर क्रस्ट है जिसके ऊपर हम सभी रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ का। कि लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट कवर्स ओनली अबाउट 30%। की जो अर्थ का जो पूरा क्रस्ट यदि आप देखोगे तो लैंड का पार्ट है वो 30% है। 70% के ऊपर आपको वाटर बॉडीज मिलेंगी, यानी कि हमारा हाइड्रोस्फीयर है। जो अर्थ की जो टोटल सरफेस है उस टोटल सरफेस का केवल 30% पार्ट ही ज़मीन का पार्ट है। ये छोटा सा, और उसमें भी यदि आप देखोगे तो ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। कि 30% में भी ज़्यादातर पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, यानी उसके ऊपर हम हैबिटेट नहीं करते हैं। जैसे आप बात करोगे नॉर्थ पोल की बात करें, हम साउथ पोल की बात करें, या बहुत सारे डेजर्ट्स वाला पार्ट है, या जो बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरी है, तो वहाँ पर हम हैबिटेट नहीं करते हैं नॉर्मली। और यदि वहाँ पे पॉपुलेशन है तो भी बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है। तो ये ज़मीन, हम सिंपल सी पिक्चर से, कितनी प्यारी पिक्चर, कितना प्यारा रिसोर्स है हमारा ज़मीन, यदि इसको हम पूरी तरह से सर्वाइव करके रखें तो। अब ये कि जो पॉपुलेशन का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे साउथ एशिया में देखें तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है साउथ एशिया में। जैसे इंडिया, उसमें कन्वर्ट आपका बांग्लादेश है, चाइना, उधर अपर पार्ट में फिर एशिया का देखें तो हम चाइना वाले पार्ट हैं। तो एशियन कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बाकी कॉन्टिनेंट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। इसी प्रकार से, तो इसलिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो रीज़न है कि इतना वेरिड पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अलग अलग क्यों है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो किसी भी पर्टिकुलर जगह के जो लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो क्लाइमेट होता है उसके बेस पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मली सिंपल सी बात है कि हम ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए जैसे सिंपल सा डायरेक्ट टोपोग्राफी या स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। देखिए सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है, जैसे मान लीजिए माउंटेन वाला पार्ट है, या फिर डेजर्ट वाला पार्ट है, या फिर जैसे वैलीज वाला जो जहाँ पे स्टीप स्लोप्स माउंटेन्स के हैं, जहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, या फिर जो वाटर लॉगिंग वाला पार्ट है जैसे स्वाम्पी वाला पार्ट होता है, या फिर ऐसे फॉरेस्टेड इलाके जैसे कि आपके जो इक्वेटर वाले जो फॉरेस्ट हैं, इस प्रकार का जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर पॉपुलेशन या तो बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन होती है, यानी बिखरी हुई पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है, या फिर वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। जो मोस्टली आप पुरानी जितनी भी सभ्यताएं देखोगे, जितनी भी सिविलाइजेशन देखोगे, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, या चाइना की सिविलाइजेशन हो, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, सभी की सभी सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के किनारे स्टेब्लिश हुई हैं। तो इसलिए आज भी यदि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डेंसिटी देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादातर प्लेन्स एंड रिवर वैलीज में आपको मिलेगी। तो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लेन्स और रिवर वैलीज में पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो मैदान होते हैं उन मैदानों में हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड होती है, साथ ही वहाँ पे वो हर प्रकार से हमारे हैबिटेंट्स के लिए सूटेबल होती है कि हम आराम से वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। हम प्लेन होने के कारण अपने घर बना सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब रीजन के कारण प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। यदि हम इंडिया को भी देखें तो इंडिया में जैसे आपका इंडस वैली जो इंडस वाला प्लेन है, साथ में जो आपका गंगेटिक प्लेन है और ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लेन्स और जो रिवर वैलीज हैं वो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाके हैं। चाहे ये प्लेन्स और रिवर, चाहे आप इंडिया के देखो, चाहे आप इसमें चाइना को इंक्लूड कर सकते हो, या बांग्लादेश में भी जैसे जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का जो प्लेन है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है। यदि यूएसए में भी आप जाओगे तो यूएसए के अंदर भी जो 5 जो लेक्स और जो रिवर्स का जो एक सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसको प्रेरीज बोलते हैं प्लेन्स को, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। तो उसका सिंपल सा रीज़न आपको देना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है किसी भी जगह के पर्टिकुलर जगह की टोपोग्राफी और क्लाइमेट के ऊपर। यदि टोपोग्राफी और क्लाइमेट वो ह्यूमन बींग्स के लिए सूटेबल है उस पर्टिकुलर जगह के, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। और यदि किसी पर्टिकुलर जगह कोई ऐसी है जो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा बहुत ही कम मिलेगी।
जैसे मान लीजिए ये पार्ट आप देख सकते हो कि पूरा डेजर्टिक पार्ट है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इस ज़मीन के ऊपर ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, ना आपको यहाँ पर रहने के लिए कुछ बेसिक नीड्स हैं, ना वो फुलफिल आपकी हो सकती हैं, ना यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार के इलाकों में हमेशा पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्स या बहुत कम होती है। ये जैसे माउंटेन वाला पार्ट है, तो यहाँ भी आप किसी प्रकार कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, ह्यूमन हैबिटेट इसलिए यहाँ पर हमेशा कम होगा। और ये इस प्रकार का जो रिवर वैलीज़ हैं, जहाँ पर रिवर जा रही है, जो एरिया है वो बहुत ही प्लेन वाला इलाका है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जो लैंड है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो उसके क्या क्या यूज़ हमारी लाइफ में है। तो ये हम देखें सिंपल सा, हमारी लाइफ में जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारी स्कूल किसी ऊपर बनी हुई है, ज़मीन के ऊपर। जिस घर में हम रहते हैं वो कहाँ बना हुआ है, लैंड के ऊपर। हमारे खाने का जो सारा जो भी वेजिटेबल्स है या जो भी ग्रेनरीज है वो कहाँ हो रही है, वो एग्रीकल्चर सारी लैंड के ऊपर हो रही है। तो इस प्रकार से जो लैंड यूज है वो आप सिंपल सा बिना पढ़े लिखे भी लिख सकते हो कि ज़मीन का हमारे लिए क्या क्या यूजेज है। जैसे बेसिक सा कि लैंड इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेज सर एज द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये सारे की सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ही बनी हुई हैं, तो ये सारी ज़मीन के लैंड की यूटिलाइज है। दिस इज कॉमनली टर्म एज द लैंड यूज, तो इसको हम लैंड यूज के नाम से जानते हैं इस टर्म को। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। अब किसी भी जगह का जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसे डिटरमाइन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर सिटी, जैसे दिल्ली का ही हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स से उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, तो दिल्ली में आपको एकदम यमुना के किनारे एकदम प्लेन एरिया था, तो ईजिली यहाँ पे हैबिटेंट्स पॉसिबल था। साथ ही यहाँ क्लाइमेट भी सूटेबल है, ना ही बहुत ही हार्श क्लाइमेट नहीं है, ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको विंटर होगी, ना समर में भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब क्लाइमेट भी सूट करता है। साथ ही यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे जब दिल्ली को बसाया गया होगा, तो क्योंकि यमुना रिवर है वो बहुत बड़े वाटर रिसोर्स के रूप में यहाँ पे हेल्प कर रही होगी। अब और मॉडर्न टाइम में दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका सिंपल सा रीज़न आपके ह्यूमन फैक्टर्स हैं, कि यहाँ पे सभी लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स हो फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ह्यूमन फैक्टर्स वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो भी लैंड यूज पैटर्न को डिसाइड करती है। अगला जैसे मान लीजिए ये लैंड यूज है कि सिंपल से एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को यूटिलाइज किया जा रहा है। लैंड कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। अब कोई भी ज़मीन है उस ज़मीन को हम दो बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड। जैसे मान लीजिए आपने किसी ज़मीन के ऊपर अपना घर बना रखा है, तो आपकी प्राइवेट लैंड है, उसको आप कभी भी उसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अधिकार होता है। और कई जगह पे जैसे मान लीजिए आप पार्क्स में जाते हो, या फिर आपकी स्कूल्स हैं, या स्कूल में जो प्लेइंग ग्राउंड्स हैं, या आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो जहाँ पे जो कॉमन एरिया होता है, तो इस प्रकार की जो जहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटी होती है, जहाँ पर सभी को अलाउड किया जा सकता है, तो इस प्रकार की। या फिर आप गाँव में देखोगे तो गाँव में जो पंचायत की जो ज़मीनें होती हैं जिसके ऊपर जो सारे जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो फॉडर के रूप में यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस प्रकार की ज़मीन होती है वो कम्युनिटी लैंड होती हैं, जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार नहीं होता है। तो कम्युनिटी लैंड को नॉर्मली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कम्युनिटी के सभी लोगों का अधिकार होता है, सोसाइटी के सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर इंडिविजुअल्स का अधिकार होता है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेज लाइक द कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिन हर्ब्स। जैसे फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में भी जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, या फिर कोई भी वहाँ पे कुछ कलेक्शन मेडिसिनल हर्ब लेना चाहता है, तो ये सारी कम्युनिटी लैंड के अंदर उनको रखा जाता है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी का कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से इसके ऊपर इसका अधिकार होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है कि पार्क है, पार्क के अंदर ये आप बोटिंग कर सकते हो, इसके अंदर घूम सकते हो, पाथवे बना हुआ वहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हो, तो ये आपका कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है। ये फॉर सेल लिखा हुआ, यानी ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इसके ऊपर अधिकार होगा और वो इसे अपने अधिकार में रख रहा है और उसको बेच भी सकता है जब उसकी इच्छा हो। लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी लैंड को आप इस प्रकार से सेलिंग नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर सारी कम्युनिटी का अधिकार होता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब जब जो लैंड रिसोर्सेज है उसके सामने सबसे बड़ी जो आज का मॉडर्न टाइम का जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि लोगों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या तो लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़मीन है वो तो आज से हज़ारों साल पहले भी 30% ही थी अर्थ के ऊपर, और आज भी वो उतनी की उतनी ही है। और उसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, मतलब कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है।
तो इसीलिए द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो रहने लायक जो ज़मीन की जो क्वालिटी होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह डिफर कर रही है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। तो ज़मीन की जो कमी हो रही है उसके कारण जो पहले जो कॉमन लैंड होते थे अब वो कॉमन लैंड्स हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। लोग उसके ऊपर एनक्रोच कर रहे हैं वहाँ पर उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करने के लिए। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन दी अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। अब जो एनक्रोचमेंट है जो शहरों की ज़मीन है वो कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर लगातार लोगों के रहने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और गांव में जो कॉमन लैंड है जो पहले सभी की अधिकार में होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि उसको अब लोग अपने इंडिविजुअल एग्रीकल्चर लैंड में चेंज करते जा रहे हैं। जैसे ये देखिए एनक्रोचमेंट का पिक्चर आप देख सकते हो। ये आप देखिए गांव की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे जो कॉमन लैंड थी अब उसको धीरे धीरे एग्रीकल्चर साइट्स में लोग चेंज कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ज़मीन है वो लगातार हम उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के टाइम में जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की जो सही टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसी कारण ज़मीन है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं हमारे बहुत सारे माउंटेन से जो लैंडस्लाइड होता है तो उसके कारण भी ज़मीन है वो कम होती जा रही है। सॉइल का इरोजन हो रहा है। जो लैंड की जो अपर पार्ट होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं तो उसका लगातार इरोजन होता जा रहा है। डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो लगातार जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जो ज़मीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी बढ़ रही है उसके कारण ज़मीन को ये सारे के सारे नुकसान हो रहे हैं, जिसके कारण जो ह्यूमन बींग्स के जो यूटिलाइजेशन के लिए जो लैंड रिसोर्स है उसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों ही लगातार ख़राब होती जा रही हैं। ओके, ये कुछ फिगर्स हैं आपके लैंड यूज़ के लिए। यहाँ पे गांव में आप उस पर मकान बना रहे हो, साथ में वहाँ पे एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है। ये शहरों में लैंड यूज़ को देखोगे तो किस प्रकार से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, कॉमन लैंड्स वगैरह कम होती जा रही हैं। या फिर शहरों में लगातार जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। अब एक कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, जो ज़मीन की जो रिसोर्सेज हैं वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं, वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। तो उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं। The growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and the arable land has created a fear of losing their natural resources। अब जो लोगों की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। जैसे लोगों की सिंपल सा की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी आपके वेजिटेबल्स के लिए, लोगों की डिमांड बढ़ेगी आपके ग्रेनरीज के लिए, खाने के लिए। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी हमें फूड आइटम्स भी उतने ज़्यादा चाहिएंगे। अब जो ज़मीन है वो तो लिमिटेड है तो फिर उस ज़मीन को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो उसका सिंपल सा तरीका जो ह्यूमन बींग्स ने निकाला हुआ कि अब हम फॉरेस्ट को लगातार कट डाउन करते जा रहे हैं ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को हम एक्सपेंड कर सकें हमारी नीड्स के लिए। तो इस प्रकार से जो फॉरेस्ट कवर हम लगातार हटाते जा रहे हैं, साथ ही ज़मीन के ऊपर लोगों के रहने के लिए लगातार जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम करते जा रहे हैं उसके कारण जो ज़मीन है वो लगातार डिग्रेड होते जा रही है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। तो ज़मीन को यदि हमें बचाना है तो हमें जो उसका जो डिग्रेडेशन की जो रेट है, जिस प्रकार से हम फॉरेस्ट कवर को हटाते जा रहे हैं, अरेबल लैंड को जिस प्रकार से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जैसे एफोरेस्टेशन किया जाए, मतलब वनों को दोबारा से लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ जो हम घरों में भी अपने आसपास लगा सकते हैं। आप अपनी स्कूल्स में प्लांटिंग कर सकते हो। लैंड रिक्लेमिनेशन किया जाए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड जिनको बिना सोचे समझे यूटिलाइज किया जा रहा है उसका एक रेगुलेट यूज़ हो, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें हम। साथ ही जो ओवरग्रेजिंग हो रही है, मतलब जो फॉडर के लिए जो एनिमल्स से हम ओवरग्रेजिंग करवाते हैं लगातार, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो उस ओवरग्रेजिंग के ऊपर रोक लगाई जाए। ये कुछ कॉमन मेथड है जिसके द्वारा लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसकी जो पावर है उसको हम वैसा का वैसा रख सकते हैं। तो ये कुछ लैंड डिग्रेडेशन के फीचर आप देख सकते हो कि ज़मीन, इस प्रकार की ज़मीन जब वो डिग्रेड हो जाती है तो ये ज़मीन हमारी किसी भी काम की नहीं होती है। तो प्रॉब्लम यही है कि एक तो पहले से ही हमारे पास केवल 30% पार्ट ही है ज़मीन का, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है ज़मीन के लिए। और जो पहले वाली जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लगातार डिग्रेड करते जा रहे हैं, यानी उसको हम ख़राब करते जा रहे हैं। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हम और लैंड रिसोर्स कहाँ से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि हम लैंड को सस्टेन करें उसको और उसको कंजर्व करें। देखिए कैसे विशेष साइकिल बनता है लैंड डिग्रेडेशन का, और उससे कैसे रिसोर्स है उनकी कमी होती जाती है, और रिसोर्स कम होते तो धीरे धीरे देश के अंदर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है और उससे लोगों में पॉवर्टी वगैरह बढ़ती जाती है। जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो रिसोर्स का जो परसेंटेज है वो पर पर्सन के लिए जो रिसोर्स मान लीजिए पहले 100 लोगों के लिए 100 रिसोर्सेज थे,
अब पॉपुलेशन बढ़कर 150 हो गई है, लेकिन रिसोर्सेज तो 100 ही हैं, तो पर पर्सन रिसोर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद वो ज़मीन है वो लगातार और लोगों के लिए इनअप्रोप्रिएट यूज़ होगा उसका, कि फॉरेस्ट्री को हम कट डाउन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ज़मीन में हम अनसस्टेनेबल उसका यूज़ शुरू करेंगे, तो उससे लैंड का डिग्रेडेशन बढ़ेगा, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेड होगी। तो पहले मान लीजिए किसी ज़मीन से हमें 100 kg राइस मिल रहा था, अब वो डिग्रेड होने के बाद जो राइस का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे 80 kg होगा, फिर थोड़े दिनों में 70 होगा, और उससे लगातार एक लोगों में पॉवर्टी जनरेट हो जाएगी। तो इससे ये कि विशेष साइकिल शुरू हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन से। दैट इज़ वाई वी शुड सिक्योर आवर लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्स के बाद जो अगला रिसोर्स है वो हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।